दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और 108 दिन की सीरीज़ को आप लोग का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो शुरुआत है हिस्ट्री की क्लास की, वो क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं कि कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर लिख करके लाया हूँ और कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा जिसका उत्तर आप लोगों को देना है, जिससे पता चलेगा कि जितना पोर्शन आप लोग पढ़ चुके हो क्या ठीक से रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला प्रश्न जो आज का है वो है, किसने गांधी इरविन को दो महात्मा कहा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हु रेफर्ड गांधी इरविन एज टू महात्माज। ठीक है, दूसरा है कि गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा, यानी कि कॉन्सोलेशन प्राइज करके किसने पुकारा था। फिर एक क्रोनोलॉजी के लिए मैंने यहां पर प्रश्न दिया है कि क्रोनोलॉजी में लगाना है। पहला है दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ठीक है, तीसरा है भगत सिंह को फांसी और चौथा है गांधी इरविन समझौता। तो इन चारों को जो है क्रोनोलॉजी में लगाना है, यानी कि काल क्रमानुसार लगाना है। चलिए, आज का जो चौथा प्रश्न है वो आपका मैं आपके लिए फिर से क्रोनोलॉजी ही एक लगवा रहा हूं। है पहला गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया गांधी इरविन पैक्ट, दूसरा हो गया पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका भगत सिंह हैंग्ड यानी कि फांसी। इन तीनों को लगाना है, गांधी इरविन समझौते को, पूना समझौते को और जो है भगत सिंह को फांसी। इन तीनों को क्रोनोलॉजी में लगाना है। आपको बताना है कि कौन सा किस वर्ष हुआ। ठीक है, 1 2 3 कर दीजिए या फिर सबका ईयर लिख दीजिए, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न जो है उसमें प्रश्न ये है कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए तो किस हॉल में ठहरे। ठीक, इसी में एक लिंक्ड क्वेश्चन है, किस जलपोत या शिप से गए। इन दोनों का उत्तर देना है कि किस शिप से गए थे और किस हॉल में ठहरे थे। दोनों का आंसर आप लोगों को देना है, इससे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है कैसी चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि काफ़ी बढ़िया प्रश्न मैं पूछूंगा यहाँ पर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग किसने स्थापित की। पहला ये हो गया, इसमें भारतीय हरिजन सेवक संघ किसने स्थापित किया। इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऑल इंडिया एंटी टचबिलिटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, तो भारतीय हरिजन सेवक संघ को ही अनटचेबिलिटी लीग भी बोलते हैं। ठीक है, और अगला हो गया आपका, फिर है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ठीक है, तो यहां पर तीन नाम मैंने दिया है, ए बी सी, कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग किसने स्थापित की, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसने स्थापित की और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड क्लास फेडरेशन किसने स्थापित किया। इसका आंसर जो देगा ना, वो कभी मेरे से मिलेगा तो 2 5 स्टार ले लेना यार तुम लोग। फिर इसके बाद जो प्रश्न पूछने वाला हूँ, थोड़ा अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन में मिलेंगे ना तो फिर आप कहोगे कि हाँ सर बोरिंग नहीं थी क्लासेस। ठीक है, और रिवीजन क्लासेस हैं तो ये सारी चीज़ें देखते हुए चलना है। देखिए, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ जो यूपी पीसीएस मेंस के 2010 में, 2013 में, लोअर के 2013 में और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि 1935 के जो एक्ट था, 1935 का एक्ट जो था अधिनियम के बाद 1937 में चुनाव हुआ। चुनाव के बाद आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कार्यकाल था वो कितने महीने का था। ठीक है, ये बताना है। तो 7 प्रश्न यहाँ पर पूछे हुए हैं टोटल, जिसमें से छठवां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और लगभग ये चैप्टर जो है इन प्रश्नों के उत्तर के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं थ्योरी बना के ले आया हूँ, बाकी टेक्स्ट से ही पढ़ेंगे क्योंकि स्पीड थोड़ी तेज करनी है आज से। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है,
तो इसकी स्थापना होती है आपका 1934 के टाइम में, जिसके मुख्य संस्थापकों में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। तो कहाँ पर होती है? तो 1934 में पटना में हो रही है। सबसे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो रहा है और नीतियां एवं इनकी कार्यप्रणाली जो है वो तय होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो मई से लेकर के अक्टूबर नवंबर महीने तक जाते जाते जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी दल है वो पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाती है। इसमें बहुत सारे सदस्यों के नाम हैं, जैसे कि कुछ लोगों का नाम इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि संयोजक जो है वो जयप्रकाश नारायण थे या संस्थापकों में, और उनके साथ नरेंद्र देव थे। ठीक, अब बाद में जयप्रकाश नारायण को महासचिव या जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है, वहीं अध्यक्षता जो है नरेंद्र देव के सौंपी जाती है। उद्देश्य क्या था इसका? तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो बनाई गई दोस्तों, उसका ये उद्देश्य था कि युवा वर्ग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की ओर झुक रहा है या जा रहा है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकना। ठीक है, सदस्यों के नाम भी एक बार ठीक से सुन लेंगे, हालांकि लिखा हुआ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी तक का नोट्स भी मैंने दे दिया है, हो सकता है लिंक लग के 1-2 दिन में आपको मिल जाए। ठीक है, तो क्रम से नाम एक बारी सुन लेंगे कि अशोक मेहता जी थे, ठीक है, अच्युत पटवर्धन जी हैं, मीनू मसानी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, ठीक है, पुरुषोत्तम विक्रम दास हैं, उसके बाद आपका आते हैं यूसुफ मेहर अली, फिर आते हैं गंगा शरण सिंह, फिर आते हैं आपका लास्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये लोग जो है इसमें मुख्य सदस्य हैं। फिर आती है इसी के तर्ज पर एक और पार्टी, इसका नाम है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी इसमें जो है रहते हैं। और सदस्यों में कौन कौन है? तो गंगा शरण सिंह भी हैं, रामानंद मिश्रा जी हैं और नारायण सिंह हैं। तो कभी कभी ये भी नाम पूछता है कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है, उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। फिर थोड़ी सी बात जानेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में, जिनको जेपी भी कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिल करके भारतीय जनता को एकजुट करते हैं 1942 के समय में। ठीक है, और इंदिरा गांधी के खिलाफ भी 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं। कहाँ पर करते हैं? तो पटना के गांधी मैदान में। बाद में 99 में जेपी को जो है वो आपका भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी है, इसको भी उठा करके हम लोग वहीं लेते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बाकी टेक्स्ट में क्या है। टेक्स्ट से पढ़ेंगे क्योंकि तेज़ी के साथ चैप्टर ख़त्म करना है। जो लोग भी खुद से पढ़ लिए होंगे उन्हें रिवीजन करने में अच्छा लग रहा होगा, जो लोग पहली बार पढ़े होंगे उन्हें थोड़ी सी बोरियत हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी 2 बार देखोगे या फिर बुक से क्वेश्चन कर लोगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए टेक्स्ट से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हम लोग को देखनी है। पहला तो ये हुआ कि 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की एक बैठक हो रही है। उसी दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की औपचारिक मान्यता मिलती है और 1934 में अक्टूबर नवंबर तक आते आते इसकी कार्यप्रणाली के और नीतियां जो है तय कर ली जाती हैं मुंबई में। इस जो सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी है उसके संयोजक जो हैं वो जयप्रकाश नारायण है। तो जयप्रकाश नारायण को ही उस पार्टी का महासचिव चुन लिया जाता है और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का महासचिव तथा अध्यक्ष क्रमशः किसको किसको बनाया गया था। तो जब भी महासचिव की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि जेपी बने थे, और जब अध्यक्ष की बात आएगी तो वो नरेंद्र देव बने थे। इसका जो उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव था वो ये था दोस्तों कि कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से युवा वर्ग को रोकना। ठीक है, इसके अन्य सदस्यों में मैंने नाम बताया कि अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय इत्यादि लोग थे। अब फिर बात आती है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कौन थी। तो जुड़े तो इससे भी थे जयप्रकाश नारायण, लेकिन इसका जो गठन था उसमें गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने मिलकर के इसका गठन किया था। और अगर सदस्यों की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि यही 3-4 लोग जो है सदस्य भी हैं। फिर श्री नरसिंह नारायण जी जो है वो समाजवादी नेता थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इनका भी नाम उस सदस्यों में ऐड कर लेना चाहिए। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि भी देते हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण नाम से ये फेमस हैं।
1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इन्होंने राम मनोहर लोहिया और अनवर असफ अली के साथ मिलकर के गुप्त रूप से भारतीय जनता को तो संगठित किया ही था, लेकिन आज़ादी के बाद 1974 में जब इंदिरा गांधी का समय चल रहा था तो उस समय गांधी मैदान जो कि पटना में है वहाँ से संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो इंदिरा गांधी की पॉलिसीज़ थी, ठीक है, निरंकुश पॉलिसी, उसके अगेंस्ट में जेपी जो है खड़े हुए और उसे जेपी आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है। फिर मरणोपरांत पोस्टमसली इसको बोलते हैं, जब वो मर गए तो भारत रत्न प्रदान किया गया, ठीक है। तो जिन लोगों को मरणोपरांत प्रदान किया जाता है उन्हें पोस्टमसली बोलते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस वर्ष किन 5 लोगों को भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया, ठीक है। बात आती है अप्रैल 1946 की, तो जेपी की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें जितने भी राजनीतिक रूप से बंदी लोग थे, यानी कि राजनेता थे और उन्हें बंदी बना लिया गया था, उन्हें जेल में रखने की जो सरकारी नीति थी उनकी आलोचना जो है जेपी करते हैं और साथ ही जयप्रकाश की रिहाई की भी मांग की जाती है। फिर एक प्रश्न पूछता है बम्बई मैनिफेस्टो को लेकर के, तो याद रखना है कि जो उद्योगपति हैं बम्बई के, टोटल 21 उद्योगपति, वो लोग 1936 मई के महीने में एक जो है मैनिफेस्टो, फिर इसके बाद है कि यह मैनिफेस्टो जो है प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, ठीक है। तो प्रश्न किससे किससे आता है वो लगभग आप लोगों को पता चल गया है। 7 प्रश्न मैंने पूछा है और इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न भी जो भी होंगे वो मैं आपसे पूछ लूँगा। जैसे एक प्रश्न अभी पूछ लेता हूँ कि यूपीपीसीएस बहुत पहले 2008 में एक प्रश्न पूछा था लोअर की परीक्षा में कि 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिएगा। फिर उसके बाद एक प्रश्न और पूछा था कि 1937 में संपन्न जो ये खैर मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन फिर भी एक बारी समझ जाइए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ही 2 प्रश्न, यही 3 प्रश्न मिला के कुल मिला करके पूछते हैं, ठीक है। अब प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन से पहले ही एक प्रश्न मैं पूछ ले रहा हूँ कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो 2 प्रांतों में नहीं मिला है, वो अभी आप लोग को जानकारी हो जाएगी। तो 1937 का समय है, 1935 के अधिनियम के बाद का समय है और यहाँ पर प्रांतीय चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं होता क्या है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम आ रहा है, उसी के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव हो रहे हैं। प्रांत मतलब कि स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे समझना है, ठीक है। जिसमें कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों, किसमें तो मद्रास, केवल नाम याद रखना है, सीट नहीं याद रखनी है, ठीक है। अगर उतनी डेप्थ में क्वेश्चन आएगा तो आपको स्किप करना है, याद रखना है कि 150 प्रश्न करके नहीं आना है, ठीक है। तो इसलिए पहली या जब दोबारा आप लोग पढ़ोगे तो फिर सीट याद कर लेना। तो पहला मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा, ठीक है। इसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, ठीक है। तो देखिए इतनी 6 लाइन को मैंने 6 वर्ड में बदल दिया, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ाई करनी है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक एक लाइन ऐसे पढ़ने बैठोगे तो हेक्टिक हो जाएगा। तो बस नाम याद कर लो, मद्रास M हो गया, बिहार हो गया B, मध्य प्रांत हो गया आपका मध्य प्रदेश के साथ जोड़ लो, संयुक्त प्रांत हो गया आपका यूपी के साथ जोड़ लो और उसके बाद हो गया उड़ीसा, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि मध्य प्रांत में बरार भी शामिल है। इस 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिलता है, ठीक है। और वहीं बंबई को देख लें, असम देख लें और उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, मतलब सबसे बड़ा दल ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ का है, ठीक है। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रही, यानी कि बंगाल में हार गई एक तरह से, पंजाब और सिंध में हार जाती है, ठीक है। फिर आता है कि 1937 के अधिनियम के बाद 1937 में जो चुनाव होता है उसमें गठित जो मंत्रिमंडल है उसका कार्यकाल केवल 28 महीने ही चलता है, यानी कि मात्र 28 महीने का शासन करती है कांग्रेस। और अपने 1937 के दौरान 6 प्रांतों में अपना मंत्रिमंडल इसने गठित किया था, ठीक है। 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत पाती है और उसके साथ एक प्रांत में और वो जो है मिलीजुली सरकार बनाती है। तो 6 प्रांत में टोटल जो है मंत्रिमंडल गठित करती है। ये प्रांत कौन से थे? तो मद्रास हो गया, बंबई हो गया, मध्य प्रांत हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया और संयुक्त प्रांत हो गया, ठीक है। तो इन प्रांतों में जो है ये क्या करती है, जो है सरकार बना लेती है। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला प्रदेश था और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाई। तो असम में भी बनाती है और पश्चिमोत्तर प्रांत में भी बना लेती है। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की भागीदारी के, यानी कि भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों की भागीदारी कर दी गई, कांग्रेस से पूछा नहीं गया। तो इसमें क्या किया कि भारतीयों की स्वीकृति के बिना जब भारतीयों को उसमें डाला गया द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में, तो 22 अक्टूबर को
कांग्रेस जो है इससे अस्वीकृत थी, तो पूरे मंत्रिमंडल ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया 22 अक्टूबर 1939। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर याद रखिएगा। और 1939 को कांग्रेस ने क्या किया, सभी मंत्रिमंडल से ही पूरा इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा 22 दिसंबर को, यानी कि लगभग 2 महीने बाद, नवंबर दिसंबर, तो लगभग 2 महीने बाद शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार शुभ होता है, तो शुक्रवार के दिन मुक्ति दिवस मनाया, यानी कि डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का क्या किया, आह्वान किया। तो यहां से भी प्रश्न पूछता है डायरेक्टली, आप लोग एग्जामिनेशन में देखोगे और टेस्ट सीरीज दे रहोगे तो भी देखोगे कि जो है मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया। तो याद रखना है कि 22 अक्टूबर को इस्तीफा दी थी, 2 महीने बाद उसके जो है शुक्रवार का दिन देख करके मुक्ति दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कार्यकारिणी कमेटी थी 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। देखिए, तो ये भी प्रश्न पूछता है कि किस वर्ष जो है कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस की भू स्वामित्व को समाप्त करने का एक नीति अपनाया, तो 1937 में अपनाया। फिर बात आती है संयुक्त प्रांत और बिहार की, यानी कि जो यूपी बिहार वाला एरिया है वहाँ काश्तकारी बिल पारित किए गए। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि काश्तकारी बिल किस क्षेत्र में पारित किए गए, तो पहला हो जाता है उत्तर प्रदेश दोस्तों, दूसरा हो जाता है बिहार। तो ठीक तरह से अगर लेक्चर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कोई कहानी सुना रहा है। जैसे मैं जब खुद अपने लेक्चर सुनता हूँ तो थोड़े टाइम के लिए बोरिंग लगता है, ठीक, लेकिन जब मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, जब उस पर कोप अप कर लेता हूँ कि भाई शुरू का 5 मिनट काफ़ी बोरिंग लग रहा है, ज्ञान बांट रहा हूँ, लेकिन फिर जब मैं उसको सुनना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कहानी की तरह थोड़ा महसूस होता है और चीज़ें अपने आप रिवाइज होती हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक बार टेक्स्ट खुद से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आने की मैं कोशिश करता हूँ। फिर उसी वर्ष क्या होता है 1937 में ही जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव है, जिसे यूपी में टोटल जो है कितने स्थानों पर सफलता मिलती है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 228 में से 134 स्थानों पर सफलता मिलती है। अब इसी समय हम लोग ये भी देख लेते हैं जो मैंने स्किप किया था। जैसे मद्रास में 65% वोट मिल रहा है, समझ लो कि 215 में से 159 सीटें जीत रही है। बिहार भी 75% वोट मिल रहा है, 152 में से 98 सीटें जीत रही है। मध्य प्रांत बरार के साथ मिला करके 112 में से 70, संयुक्त प्रांत में 228 में से 134 और उड़ीसा में 60 में से 36 सीट जो है मिल रही थी। फिर आगे चलते हैं, अगला क्या होता है, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई, इतना ज़्यादा वोट उसी समय पा गई थी। समझ गए, यूपी वाला एरिया तब से दबदबा था कांग्रेस का, मतलब उस समय दबदबा था। I mean, इस सरकार में कौन कौन था, तो प्रधानमंत्री बने थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत और कानून और न्याय मंत्री बने थे कैलाश नाथ काटजू। आपको पता भी है कि गोविंद बल्लभ पंत जो है वो स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के, या संयुक्त प्रांत कह लो, तो स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के जो है पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं बाद में। उस समय ये क्या बने थे, तो प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कानून और न्याय मंत्री बनाए गए थे कैलाश नाथ काटजू, जबकि वित्त विभाग किसके पास था, तो अहमद किदवई को दिया गया था। कांग्रेस प्रशासित राज्यों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट का कालक्रम इस प्रकार है कि पीरपुर रिपोर्ट आई है कि मुसलमान शिकायत करते थे, तो पीरपुर रिपोर्ट का डायरेक्टली ईयर पूछता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग देगा, उसमें लिख देगा पीरपुर रिपोर्ट। तो बस पीरपुर ऐसा समझ लो ना कि मुक्ति दिवस के पहले ही आ गई थी, ऐसे समझ लो कि मुक्ति दिवस के पहले ही पीरपुर आ गई, क्योंकि कांग्रेसियों की सरकार बनने से मुस्लिम उस समय कहीं ना कहीं खफा थे, तो पीरपुर रिपोर्ट आती है 1938 में। फिर शरीफ रिपोर्ट आती है 1939 में मार्च के महीने में। फिर फजलुल हक की रिपोर्ट आती है अथवा मुस्लिम सरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल जो है दिसंबर 1939 में आती है, ठीक ना। तो ठीक है, तो एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ कि पीरपुर रिपोर्ट आई थी 1938 में, साथ में सुनिएगा, पीरपुर रिपोर्ट आई 1938 में, शरीफ रिपोर्ट आई 1939 में मार्च के महीने में, और फजलुल हक रिपोर्ट अथवा इसी को मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल ये आती है 1939 में ही दिसंबर के महीने में, जब कांग्रेस अपना त्यागपत्र दे चुकी है उसके बाद। ठीक है, अब आता है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, तो इसको भी एक बार ही देख लेते हैं। ठीक है, उसके पहले एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, आप लोग जब घटना चक्र का पूर्वावलोकन करोगे तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो प्रश्न ये है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया। 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, कैलाश नाथ काटजू, गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई या मोहम्मद इब्राहिम को। ठीक है, आपको आंसर करना है, देखते हैं कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट क्या है, देखिए 1938 में हरिपुरा हुआ था। हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस पहली बार जो है अध्यक्ष बने थे। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछता है। तो हरिपुरा स्थित कहाँ पर है ये भी प्रश्न पूछता है, तो कहाँ पर है, गुजरात में है। लेकिन जब 1939 में त्रिपुरी, जो कि जबलपुर के मध्य प्रदेश में स्थित है, तो गांधी जी ने पटाभी सीतारामैया, जो कि उनके चेले थे या उनके द्वारा समर्थित व्यक्ति हैं, उनको खड़ा किया, और दूसरी ओर से आपका सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसे समझ लो कि लीडिंग कंटेस्टेंट्स में थे।
तो वहाँ पर जो है पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं और इनको पराजित करके दूसरी बार अध्यक्ष कौन बनते हैं? एससी बोस बनते हैं, ठीक है। परंतु कार्यकारिणी के गठन पर प्रश्न गांधी जी से मतभेद के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि गांधी जी थोड़ा वो हो गए ना, बैकफुट पर चले गए एक तरीके से। तो वहां पर एससी बोस जो है त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद अध्यक्ष कौन बनता है, प्रश्न ये पूछता है, तो अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक, फिर से एक बारी क्लियर कर रहा हूं। पहला होता है आपका हरिपुरा का। हरिपुरा हो रहा है 1938 में, गुजरात की जगह है हरिपुरा। वहां पर जीतता कौन है? एससी बोस जीतते हैं और पहली बार ही वहां कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। सेकेंडली, जब दोबारा त्रिपुरी में होता है तो त्रिपुरी संकट नाम से इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि गांधी जी द्वारा जो समर्थित व्यक्ति है, इनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया, उनको भी हरा देते हैं सेकेंड टाइम कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब कि लगातार हरा देते हैं एससी बोस। ठीक है, और उनके हारने से क्या होता है कि गांधी जी जो है कहीं ना कहीं शुद्ध हो रहे हैं। तो जब कार्यकारिणी में थोड़ा मतभेद हो रहा है या गठन पर उसके प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, तो एससी बोस इससे बीच बचाव करते हैं और खुद का इस्तीफा दे देते हैं। तो प्रश्न क्या पूछता है? तो पूरी कहानी हो गई। प्रश्न ये पूछता है कि त्रिपुरी संकट में जब एससी बोस इस्तीफा दे देते हैं तो आईएनसी का अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है? तो बनते हैं राजेंद्र बाबू या राजेंद्र प्रसाद, जो कि बैरिस्टर हैं, बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहां से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस करते क्या है? तो ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसके बारे में भी प्रश्न पूछता है। बेसिकली इस पे क्रोनोलॉजिकल आंसर पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एससी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ऐसे दे देगा, त्रिपुरी संकट पूछ देगा, फिर आपसे पूछ देगा हरिपुरा कब हुआ, ऐसे 3-4 सेशन पूछ देगा। ठीक है, तो याद रखना है कि त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। ये संगठन जो था वो वामपंथी यानी कि वेस्टर्न जो विचारधारा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित है, यानी कि लेफ्टिस्ट से प्रभावित है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और इसके जो बादल हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो सब कुछ यूरोप पे मंडरा रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि इस समय का लाभ उठाएं कि यहाँ पे यूरोप थोड़ा सा वीक है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो उसमें घिरा हुआ है एक तरह से यूरोप। ठीक है, और ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध का लाभ उठा करके एक प्रहार करते हैं और उस तरह से भारत आज़ाद हो जाएगा। उनकी ये टोटल रणनीति थी। ठीक है, तो उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था। अब देखिए, ये जो कोट है या एनेक्डोट इसको कहते हैं, ये डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि किसने कहा था। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो एससी बोस जो है आयरलैंड की पुरानी कहावत से प्रभावित कैसे कह सकते हैं। अतः उन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, फिर जो अगला हम लोग का है वो है क्रिप्स मिशन। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं नोट्स बना के रखा हूँ, बस वो नोट्स एक जगह समराइज कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर तुरंत। तो हैंड रिटन नोट्स जो हम लोग का है वो है क्रिप्स मिशन से रिलेटेड। देखते हैं क्रिप्स मिशन क्या है। तो स्टफोर्ड क्रिप्स जो है क्रिप्स मिशन के मुखिया हैं। ठीक है, हेडेड बाय स्टफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। शर्त क्या थी क्रिप्स मिशन की? पहली ये थी, 3-4 शर्त है, ध्यान से सुनेंगे, मेंस में भी लिखने के काम आएगा। इसी तरह 1 2 3 4 इसीलिए लिखता हूँ मैं, बार बार कहता हूँ हैंड आउट्स जो है, मतलब हैंड रिटन जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ आप लोग जरूर पढ़ो यार, क्योंकि वो चीज़ मैं अलग तरीके से लिखा हुआ हूँ। जो थियोरी मिल रही है इसमें वो तो कहीं पढ़ लोगे, वो तो हर जगह मार्केट में भी अवेलेबल है और आपका घटना चक्र में भी अवेलेबल है, उसके साथ बहुत जगह है, मतलब ठीक है। लेकिन ये हैंड रिटन नहीं मिलेगा। तो इस बार मेहनत कर रहा हूँ। इतनी अच्छी सीरीज़ चल रही है मेरे खुद के मद्देनज़र में, हम लोग में कहीं आसपास में ऐसी सीरीज़ नहीं चल रही है जिसमें आपको बैठ के ठीक से पढ़ाया जा रहा है। स्टफोर्ड क्रिप्स की 4 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना है। तो पहला ये हो गया कि डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, और इसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी, जो भी बाहरी सत्ता है उसका। दूसरा हो जाएगा कि संविधान निर्मित करने का अधिकार मिलेगा। क्या मिल रहा है? तो संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जा रहा है। और युद्ध के बाद ऐसी चीज़ें युद्ध के बाद होंगी, और युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, उसका गठन होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ की संविधान निर्माण करने का अधिकार मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा, लेकिन ये सब किसके बाद होगा? ये होगा युद्ध के बाद। तीसरा है, अगर कोई ऐसा प्रांत है जो चाहता है कि हम नया संविधान नहीं ज्वाइन करें, ठीक है, हम ये नए संविधान से अलग रहें, हम ना स्वीकार करना चाहें, ठीक, तो वैसी स्थिति में वो फ्री है और खुद का अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है तो भी वो बना सकता है। तो तीसरी शर्त ये थी कि अगर कोई भी स्टेट है जो कि संविधान में ज्वाइन पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए और वो अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहे तो बना सकता है। ठीक, चौथा क्या है? वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद होगी।
ठीक है, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्ग को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 शर्तें हैं। लेकिन जब ये 4 शर्तों के साथ आपका क्रिप्स मिशन आता है, देखिए क्रिप्स मिशन बेसिकली था क्या कि भाई हम आप लोग को ये दे रहे हैं और आप जो हिंदुस्तानी सैनिक हैं उनको हम लोग झोंक देंगे उठा करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो गांधी जी क्या इसको कमेंट करते हैं इस पर? तो गांधी जी कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। किसको बोल रहे हैं? क्रिप्स मिशन को। उत्तर दिनांकित चेक, यानी कि ऐसा चेक जो कि उसका समय, मतलब मान लो चेक कितने समय के लिए वैलिड रहता है? 3 महीने के लिए। तो उत्तर दिनांकित मतलब कि अब समय इसका जो है बीत चुका है, उत्तर दिनांकित चेक कहा। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और पूछता है कि ऑफिशियल नेगोशिएटर्स कौन थे, यानी कि ऑफिशियल वार्ताकार कौन थे? तो 2 व्यक्ति हैं, पहले हैं जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे हैं अबुल कलाम आज़ाद। तो इन लोग का भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, 2 कमेंट यहाँ पर है। फिर आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ये काफ़ी इधर उधर हो गया, देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट भी थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। हालांकि सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं, लेकिन फिर भी जितनी लिखी हैं उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब से कब तक चल रहा है? तो 6 से 14 जुलाई 1942 में चल रहा है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, प्रफुल्ल चंद्र घोष, जेबी कृपलानी, गांधी जी, ये सब लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पास होता है। अध्यक्षता उस समय कौन कर रहा था कांग्रेस की? तो कलाम कर रहे थे, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ? तो 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ, जिसको अगस्त क्रांति। अब देखिए यहाँ तक तो बात हो गई कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त को। उसमें ग्वालियर टैंक मैदान और बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी। अभी जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, गांधी जी क्या बयान देते हैं? मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बनाने के लिए। तो ध्यान से सुन लो क्या क्या बयान दे रहे हैं। पहला, सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा दें। पहला तो ये हो गया कि कांग्रेस के प्रति काफ़ी ईमानदार रहें, निष्ठा रखें, लेकिन नौकरी मत छोड़ें, अपना काम चलाते रहें, पैसा वैसा मिलता रहे उनको। दूसरा हो गया, जो सैनिक हैं वो देशवासियों के ऊपर गोली ना चलाएं, कि कभी अगर एक ऑर्डर होता है कि भाई ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जो है गोली चला दिया जाए, तो ऐसा भी ना करो। देशवासियों के ऊपर गोली नहीं चलाओ। फिर छात्रों के बारे में ये था कि अगर छात्र जो है अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर पढ़ाई छोड़ते हैं तो ये याद रखें कि आज़ादी के अंत तक फिर पढ़ाई छोड़े रखें। ठीक है ना। और चौथा है कि राजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले। तो इस प्रकार और भी पॉइंट है, इसमें से 4 मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब एक बारी टेक्स्ट देख लेते हैं। और करो या मारो कौन कहता है, मंत्र देता है, गांधी जी मंत्र देते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा है ये चैप्टर, लेकिन दोनों मिला करके हम लोग अभी 5 से 7 मिनट में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट होता है क्रिप्स मिशन। चलिए ठीक है, तो क्रिप्स मिशन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो रहा था कि जापान की ताकत बहुत ज़्यादा थी। तो ये चीज़ जाननी है कि जापान जो है ना वो एक बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था। ठीक, कब? हिरोशिमा और नागासाकी जो आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त क्रमशः हमला हुआ 1945 में परमाणु बम के द्वारा। ठीक है, उसके पहले जापान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और आक्रामक भी था। ठीक है, आप देखते हो कि जापानीज आइटम जो भी होते हैं वो कितने ज़्यादा मतलब कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इतने छोटे से द्वीपीय देश में। तो जापान की शक्ति बहुत ज़्यादा थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। तो उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अब उसमें भी विशेष करके अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया। ठीक है, तो ब्रिटेन पर इस तरह से दबाव बन रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है उनके नेतृत्व में एक मिशन आता है भारत में बात करने के लिए। कब आता है? तो 1942 में आता है। ये मिशन जो है 4 प्रमुख शर्तों के साथ आता है कि भाई युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का स्टेटस दे देंगे और जो कि बाहरी सत्ता का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक, दूसरा है कि भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ठीक, उसके बाद इसमें कौन कौन रहेगा? तो भाई ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य होंगे, देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि होंगे, 2 तरह के लोगों को इसमें बात किया गया। तीसरा ये था कि अगर कोई ब्रिटिश भारतीय राज्य है, प्रांत है, वो चाहता है कि नए संविधान को हम स्वीकार मत करें, तो जो भी संवैधानिक स्थिति अभी है उसकी बनी रहेगी, और अगर वो चाहता है कि हम अपना अगला अलग संविधान बनाएं तो इसकी भी आज्ञा होगी। चौथा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा युद्ध के दौरान, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाएगा। लेकिन रक्षा मंत्रालय जो होगा वो किसके पास होगा? ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन में जो आपको एक कहा गया कि नई जो
वायसराय की कार्यकारी परिषद बनेगी उसके अनुसार रक्षा मंत्रालय किसके पास होना था, ठीक है, उसके अनुसार रक्षा मंत्रालय किसके पास होना था, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, हमने नोट्स थोड़ा सा हैंड रिटन वाला देख लिया, अब आगे की पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट क्या क्या है। गांधी जी इसको कह देते हैं उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक, तीनों लाइन जो है आपको मिल जाएगी एग्जामिनेशन में। आप जब भी पीवाईक्यू करोगे तो आप चीज़ें मिलेंगी, अगर पीवाईक्यू क्यू होगे तो रिवाइज हो रहा होगा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, इस पर प्रश्न पूछता है, तो जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना आज़ाद लिखा हुआ है, दोनों चीज़ सेम है, तो ये दो लोग थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्रिप्स मिशन के साथ बात कर रहे थे और आपका अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। फिर नेक्स्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, ये भी याद रखना है। देखिए 3 पॉइंट आपको मिलेगा जब आप रिवाइज करोगे, तो पहला मिलेगा अगस्त क्रांति, ठीक है, फिर है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, और तीसरा इसमें अगस्त घोषणा। ठीक है, अब देखो यार 3 चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। ठीक है, जब धीरे धीरे जो भी न्यू कमर होंगे उनको ये चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। तो अगस्त क्रांति आप लोग खोजो कब आई थी, अगस्त प्रस्ताव जानो कब आया था और अगस्त घोषणा कब आई थी। आप लोग इसको बताओगे, अगर नहीं आ रहा होगा इसका आंसर, ठीक है, मैं अगर 3 कमेंट्स नहीं देखूंगा इससे रिलेटेड तो मैं इसका नेक्स्ट वाले में खुद से आंसर दे दूंगा, ये मैं याद रखूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ ना, नेक्स्ट पेज पर लेता जा रहा हूँ, नहीं तो उस समय भूल जाएगा मुझे। एक सेकेंड, सपोज करो कि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ कहीं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पर लेके इसको आ जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको खुद से बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, फिर मैं बताऊँगा। चलिए क्या रहा है कि भाई जुलाई के समय 6 से 14 जुलाई यानी कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में 1942 में कांग्रेस की समिति की बैठक हो रही है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, नायडू हैं, सरोजिनी नायडू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, पटेल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सीतारमैया है, जीबी पंत यानी कि आपका प्रफुल्ल चंद्र घोष है, गोविंद वल्लभ पंत, सैयद महमूद आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग रहते हैं। किसमें, तो कांग्रेस की जो समिति की बैठक हो रही है जुलाई 1942 में। तो यहाँ पर जो है एक प्रस्ताव आता है, भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद जो है अध्यक्षता कर रहे थे। और एक बात और याद रखनी है कि लगातार 6 साल तक, चूंकि स्थगित रहा कांग्रेस की अध्यक्षता, तो लगातार 6 वर्षों तक, यानी कि अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो अबुल कलाम आज़ाद का ही है, कि एक बार वो बन गए फिर 6 वर्ष तक जो है वही रहे, 40 से 46 तक यही अध्यक्षता करते रहे। ठीक है, अब हुआ क्या, अगस्त के महीने में ये सारी बातें चल रही थी आपकी जुलाई की। ठीक है, जुलाई के सेकेंड वीक की, मैंने बताया ना यहाँ पर कि जुलाई के सेकेंड वीक की बात थी ये, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। 1 महीना लगभग बीतता है, तो 7-8 अगस्त के आसपास की बात है कि बंबई में एक ग्वालियर टैंक मैदान है, वहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो की पुष्टि होती है। अब यही जो वर्धा प्रस्ताव है, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जा रहा है, जब ये पूरा प्रस्तावित हो जा रहा है। ठीक है, था क्या ये कि 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध क्या स्टार्ट किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। आंदोलन प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही महात्मा गांधी ने कुछ बयान दिए, जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा, सैनिक जो है वो देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तीसरा है, छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त होने तक इसको छोड़े रह सकें या दृढ़ संकल्प हो। चौथा था कि राजा महाराजा जो है भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने आप को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे, तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपने भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। इस प्रकार जो है महात्मा गांधी ने 3-4 स्टेटमेंट दिए थे। इसमें गांधी जी ये कहते हैं कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। तो देखिए ये चल क्या रहा है, गांधी जी भी एक तरह की पॉलिटिकल डिलेमा में चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आज़ाद हिंद फौज की उधर गठन हो रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ 1939 के बाद से, जो सुभाष चंद्र बोस का कद है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इधर जो बाकी नेता लोग हैं वो जो अभी तक एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट नहीं करते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय से। ठीक है, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें हो सकता है कि छोटा मोटा प्रलोभन दिया जाए कि हम लोग ये शराबखोरी बंद कर दे रहे हैं, कोई टैक्स लेते हैं उसको बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, या जैसे नमक पे टैक्स ले रहे थे तो नमक टैक्स बंद कर देना, और भी तरह के प्रलोभन दे सकते हैं। लेकिन गांधी जी का पर्सनल स्टेटमेंट है कि हम लोग आज़ादी से कम कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है,
और इसी के बाद उन्होंने मंत्र दिया, करो या मरो, डू और डाई। तो इस पे मेंस का क्वेश्चन ये पूछता है कि जो डू और डाई वर्ड है, इसमें जो डाई है ना वो हिंसात्मक गतिविधियों को दिखाता है। ठीक है, दिखा रहा है ना कि करो या मरो, मतलब करो व्हाट, क्या करो, इस तरह का। डू और डाई, व्हाट टू डू, ठीक है ना, एंड हाउ टू डाई, कि लड़ते लड़ते मर जाना है या लाठी खा के मर जाना है। तो इसका आपको मेंस में लिखने के लिए आता है कि आप किस तरह से इसको वो करते हो, कि क्या ये हिंसात्मक आंदोलन था। तो बेसिकली आपको डिफेंड करना है कि कुछ हिस्सों में जो है कहीं कहीं हिंसा हो गई, जिसमें गांधी जी का मंतव्य नहीं था कि ऐसी हिंसा हो जाए, लेकिन ये पूरी तरह से जो आप कह सकते हो कि अहिंसात्मक ही रहा। ठीक है, मतलब मेजर पार्ट जो उसका है वो अहिंसात्मक है। तो 2-4 एग्जाम्पल देकर के आप बता दोगे। तो मंत्र का आशय ये था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। 8 अगस्त को जो है प्रस्ताव पेश हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। तो ये प्रश्न पूछता है कि पेश किसके द्वारा किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया। और समर्थन किसने किया, तो समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस प्रस्ताव का जो ड्राफ्ट है, यानी कि आलेख जो है, उसको कौन बनाता है, तो गांधी जी बनाते हैं और नेहरू और आज़ाद इसमें सहयोगी हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट कौन करता है इसको, भारत छोड़ो आंदोलन को, तो इसका ड्राफ्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी अलॉन्ग विद नेहरू एंड आज़ाद। फिर हिंदू महासभा, अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदू महासभा 1915 में जो बनता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1924 में बनता है, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो अब देखिए, एक चीज़ और याद रखनी है कि वही हिंदू महासभा भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रही है, वही मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रही है, वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया समर्थन नहीं कर रही है, और इसके साथ में यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी समर्थन नहीं, मतलब यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड मुस्लिम पंजाब जो है ये भी समर्थन नहीं कर रही है। तो इस तरह से आप सोच लो कि हिंदू महासभा, मैं ऐसे एक नया तरीका बता रहा हूँ याद करने का। ठीक है, चलो, हिंदू महासभा यहाँ पे रख लो, हिंदू महासभा, ठीक है, जो कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो नहीं सपोर्ट कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि कम्युनिस्टों को सपोर्ट कर रही है, साम्यवादियों का सपोर्ट कर रही है, वो भी नहीं आपका सपोर्ट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तीसरा है यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, तो आप इसको यूपी लिख दे रहा हूँ मैं, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब को, तो ऐसे समझ लो पंजाब मतलब सिखों वाली जो संस्था है बनाई गई है, वो भी नहीं सपोर्ट कर रही है। और चौथा हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम्स को जो प्रतिनिधित्व करती है, वो भी संस्था यहाँ पर जो है सपोर्ट नहीं कर रही है भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इस तरह से भी बना के आप याद कर सकते हो, एग्जामिनेशन में ऐसे बना देना, सबका नाम लिख देना कि मतलब चारों नहीं सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, अब एक पॉइंट और है कि इसमें जीरो और के बारे में पूछता है। क्या है कि 9 अगस्त को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। आंदोलन स्टार्ट होते ही ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेंस में ये सारे की वर्ड्स हैं, लिखने में क्या इन्फ्लुएंस डालते हैं कि मतलब जो एग्जामिनर है वो देख रहा है कि आपके पास कंसेप्ट के साथ साथ कीवर्ड्स भी हैं। तो ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट होता है। इसमें गांधी जी और जितने कांग्रेसी नेता जो हेड हैं, मतलब जो लीड कर रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, गांधी जी को अब प्रश्न ये पूछता है कि किसको कहाँ रखा गया, तो गांधी जी को रखा जा रहा है पूना में, पूना के आगा खां में। ठीक है, आगा खां पैलेस में। ठीक, तो गांधी जी को गिरफ्तार किया जा रहा है, सरोजनी नायडू के साथ उनको पूना के आगा खां पैलेस में रखा जा रहा है। ठीक है, फिर कांग्रेस कार्य समिति के जो सदस्य हैं, जैसे नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारामैया, कई सारे लोग, कृपलानी, इनको अहमदनगर किले में रखा जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि गांधी जी को सरोजनी नायडू के साथ उठा करके रखा गया पूना के आपके आगा खां पैलेस में, और दूसरा जो मेजोरिटी ऑफ कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो आपका वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, मेजर लोग हैं, उनको किले में रखा जा रहा है, कि बड़ी जगह में, ऐसे समझ लो बड़ी जगह में अहमदनगर के किले में रखा जा रहा है। कौन कौन है, तो नेहरू हैं, आज़ाद हैं, पंत जी हैं, पट्टाभी सीतारामैया है, सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष, बहुत सारे लोगों को। वहीं कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्य जैसे राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं गए थे, तो उनको पटना में ही गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रख दिए, कि ये बम्बई गए ही नहीं थे उस टाइम में, तो उनको उन्हीं की जगह से, यानी कि पटना से ही गिरफ्तार कर दिया और बांकीपुर जेल में ले जाके नज़रबंद कर दिया गया। 2 और नाम आ रहा है जो काफ़ी पॉपुलर नहीं है, तो जब नहीं पॉपुलर है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे शिव कुमार और रामानंद, तो इनको हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब हुआ क्या कि वर्ष 1942 का जो आंदोलन है, उसका सर्वाधिक प्रभाव के बारे में पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे था, तो बंगाल में था, बम्बई में था, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था, लेकिन समूचे देश में इसकी हिस्सेदारी चल रही थी। लेकिन मेनली कहाँ पे था, ऐसे समझ लो जहाँ पे कांग्रेस जो है थोड़ी हावी थी, वहाँ पे ज़्यादा था, कि बंगाल में था, बम्बई में था, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था। ठीक है,
आंदोलन के पहले ही शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हो गई तो ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। स्वतः स्फूर्त को क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बन गया कि कोई लीड भी नहीं कर रहा है और जनता अपने आप से समझ रही है कि हमें क्या करना है, क्या करना है, तो करो या मरो करना है, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है कि भाई कमांडर इन चीफ कौन था, यानी कि सेनापति कौन था, ऐसे पूछेगा। तो लॉर्ड वेवल थे, जो कि 47 तक जो है भारत में वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहते हैं, ठीक है। तो दो तरह से प्रश्न पूछता है, एक तो ये पूछेगा कि भाई वायसराय कौन था, तो भी वेवल लगा दोगे, और अगर पूछ लिया कमांडर इन चीफ या भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो भी आप वही लगा दोगे, लॉर्ड वेवल, ठीक है। प्रधानमंत्री का नाम पूछता है कि जब ये सब बवाल चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, तो चर्चिल है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो कई बार बताया आपको कि सबसे लंबे काल तक अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आजाद थे, क्योंकि इनके समय में नया सेशन आया नहीं तो यही बने रहे, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 40 के रामगढ़ अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और ये 41 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो ये 6 वर्षों तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। ये स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस में गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। अब देखिए, गुप्त रेडियो के ऊपर एक नई मूवी आई है, ठीक है। मूवी का नाम क्या है, तो मूवी का नाम है ए वतन मेरे वतन, ठीक है। अगर कहीं मिले यार फ्री में तो देख लो, अच्छी मूवी है, ठीक है, मजा आएगा। कल देख, जान ही रहे हो कि 15 अगस्त है, तो कल तो देखना बनता ही है, ठीक है। तो गुप्त रेडियो के बारे में क्या चीज़ें कैसे होती थी, किस किस तरह से कौन कौन इन्वॉल्व था, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा भगा के देख लेना, जितनी काम की चीज़ें होंगी वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसमें जो है आपको सारा अली खान जो है उषा मेहता का रोल प्ले करते हुए मिलेंगी। इसमें राम मनोहर लोहिया के बारे में भी दिखाया गया है, वो जो एक सीरियल के जैसा बिल्कुल इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण करते थे, ठीक है। उषा मेहता जो है कांग्रेस की भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाली छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी, इन्हीं के बारे में दिखाया हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार था, इस बारे में प्रश्न पूछता है, तो लुई फिशर थे, ठीक है। इसके पहले जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो उनके साथ कौन सा पत्रकार लगा रहता था, मैंने आपको बताया था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि एक बार उसको बताया, अभी यहाँ पर लुई फिशर है 1942 में, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये प्रश्न आपसे पूछ लूँ, ठीक है। फिर इसमें जो है कई सारे बुद्धिजीवी हैं जो कि अमेरिकी हैं, ठीक है, जैसे पर्ल बक हैं, एड ग्रोस्त्रो हैं, एमएल सूरमैन है, नॉर्मन थॉमस हैं, उसके साथ लुई फिशर भी भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कभी ना कभी ये प्रश्न पूछा होगा, इसीलिए सेपरेटली इसको एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो सारा नाम इंपॉर्टेंट है कि पर्लबक, एड गर्स्त्रो, एमएल सूरमैन इत्यादि, ठीक है। अब आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। कहाँ पर व्यापक रहे, तो यूपी और बिहार में व्यापक रहे, आपको ही पता है। लोग अधिक हैं, थोड़े ज़्यादा जीवित हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं दोनों जगह के लोग, तो जो है ये लोग। अब पूर्वी यूपी में कौन कौन सी जगह थी, तो अपना जो बेल्ट है पूरा गोरखपुर वाला, कि आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर। बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरनगर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। स्वतः स्फूर्त मतलब कि कोई नेता वेता नहीं है, इनको खुद ही पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गोरखपुर का भी नाम इसमें आता है, आजमगढ़ और बलिया का भी आता है। वहीं बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया जो सबसे किनारे आपको वेस्ट बंगाल के आसपास में पड़ेगा, कटिहार, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण, ये सब क्षेत्र आते हैं। इसी को अगस्त आंदोलन भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये अगस्त आंदोलन जो है किसानों के बीच में भी काफ़ी व्यापक है। क्या करते थे किसान, अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते थे और रात को तोड़ फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे, कि भाई जो भी विदेशी चीज़ें हैं, जो भी इंग्लिश चीज़ें हैं, यानी कि अंग्रेजी चीज़ें हैं, उनको तोड़ फोड़ करो इधर उधर, ठीक है। इस कदर प्रबलता थी कि 1857 का स्मरण भी कराती थी। चर्चिल को भेजा गया एक तार था जिसमें वायसराय लिनलिथगो जो है कहते हैं कि 1857 के बाद अगर कोई सबसे गंभीर विद्रोह है तो वही 1942 में हो रहा है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों के लिए इन्होंने लोगों को संगठित किया था। तो ये भी याद रखना है कि कौन फरार हुआ था, तो जेपी फरार हो गए थे और हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार हुए थे, ठीक। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही भागे थे हजारीबाग जेल से, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किए गए और पटना लाए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन, वहीं बंबई में कांग्रेस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी जो भाषण देते हैं उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि वास्तव में
गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। तो ये पॉइंट जो है, अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे, ये आपको चारण या भाट जैसा स्टेटमेंट लग रहा होगा कि पहले जो राजा महाराजा होते थे वो अपने साथ चारण या भाट रखते थे, तो बहुत बड़े अनुयायी थे यहाँ पर पट्टाभी सीतारामैया। वो गांधी जी के विषय में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी कह रहा है, लेकिन ठीक है, एग्जैक्टली वो कह रहे हैं जिस तरह उन्होंने फील किया। ठीक है, उधर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहते हैं, वो भी इस आंदोलन से खुद को पृथक रखा था। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि आरएसएस जो है इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, फिर 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 के समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी, यानी कि आरएसएस 40 से लेकर 47 के बीच में कहीं भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। अरुणा आसफ अली के बारे में आपको बता दूं कि ये भी स्वतंत्रता सेनानी थी और प्रसिद्ध थी। ठीक है, इन्होंने ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था, तो इसलिए इनको याद रखा जाता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा किसने फहराया था, तो अरुणा आसफ अली ने फहराया था। फिर अरुणा आसफ अली, फिर उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद क्या हुए, भूमिगत रह के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि जब बड़े आंदोलनकारी जो थे हमारे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, फिर अबुल कलाम आज़ाद हो गए, ये लोग जब पकड़े गए तो ये जो छोटे नेता थे, जैसे लोहिया हो गए, ठीक है, नारायण जेपी हो गए, अरुणा आसफ अली हो गई, उषा मेहता हो गई, ये लोग भूमिगत रहे। भूमिगत रहने का मतलब अंडरग्राउंड छुप के रह रहे हैं कहीं पर और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी दोस्तों कि देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई, जिससे प्रश्न पूछता है, देखिए मेंस में भी ये पॉइंट आता है और प्री में भी आता है, तो दोनों के मद्देनजर जो है इसको ध्यान से समझना है कि 3 स्थानों पर प्रमुख जो है समानांतर सरकार या पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। पैरेलल गवर्नमेंट क्यों बोला जा रहा है कि एक सरकार जो ब्रिटिश की चल रही है, ऐसे समझ लो, वो तो चल ही रही है, ठीक है, और एक सरकार जो है स्थानीय स्तर पर इन लोगों की चल रही है। जैसे बलिया में चल रही है चित्तू पांडे के नेतृत्व में। चित्तू पांडे की एक मूर्ति भी लगी है, जब बलिया में एंट्री लोगे ना तो वहाँ पे चित्तू पांडे की मूर्ति लगी है। ऐसा कहा जाता है कि भाई कोई एस्पायरेंट अगर उनको देख लेता है ना तो उसके सिलेक्शन में दिक्कत होती है। ठीक, तो बस थोड़ी सी एक घटना याद आ गई तो मैंने उसको जिक्र कर दिया। ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं होगा। बहुत सारे लोग, जैसे बागी बलिया के नाम से जाना जाता है, बलिया बहुत सशक्त एक समय में अपने आप में जिला था, आज भी है। दूसरा है तामलुक मिदनापुर का, जो कि बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ पर लगभग 1942 से लेकर के अगस्त 1944 तक सरकार चल रही है। यहाँ की जो जातीय सरकार है वो तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम भी प्रारंभ करती है। और तीसरा चलता है सतारा महाराष्ट्र में 1943 से लेकर के 1946 तक, और सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार जो थी वो आपकी सतारा महाराष्ट्र की थी। ठीक है, और इन तीनों जो भी पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है या समानांतर सरकार चल रही है, इसके बारे में इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इससे प्रश्न तो पूछता ही पूछता है, मेंस में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ प्रति सरकार के नाम पर समानांतर सरकार जो स्थापित की गई, इसके प्रमुख नेता थे YV चौहान एवं नाना पाटिल। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार चलती है। तो टोटल 4 जगह जो है हो गई। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि उड़ीसा का तलचर है जहाँ पर एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। फिर आपका सतारा महाराष्ट्र में है, सबसे लंबे समय तक चलती है, लगभग 2 साल तक चलती है। 1943 से स्टार्ट होता है अगस्त के महीने में और मई 1946 तक चलती है, मतलब 2 साल से भी अधिक चल रही है। फिर आता है आपका मिदनापुर, जो है तामलुक में चलती है, बंगाल का स्थान है, नियर अबाउट 2 साल तक चलती है। 1942 दिसंबर से लेकर के अगस्त 44 तक चलती है। और बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में चली रही है। बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया जाएगा। देखिए, गांधी जी को पकड़ते तो ये लोग बहुत तेज थे, लेकिन गांधी जी कभी बीमार हो जाते थे, कभी आमरण अनशन कर लेते थे, कभी कुछ कर लेते तो गांधी जी को रिहा करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो है ना एक तरह से पूरे भारत का चेहरा थे, और इन केस अगर कस्टडी में इनको कुछ हो जाए तब तो फिर पूछो ना, फिर तो यहाँ से लतिया के भगाए जाते ये लोग, अंग्रेज लोग। वेस्टर्न चर्चिल जो है गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहता है कि जब हम हर जगह जीत रहे होते हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ठीक है, तो चर्चिल वहाँ से बैठ के गुस्सा रहा है आपका इंग्लैंड से कि गांधी जी जो है बीमार हो गए, और उस बुढ़े के सामने वो ऐसा कहता है कि हम लोग क्यों झुक जाते हैं। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों
शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ अगर मन करे तो। नहीं तो अच्छे कमेंट्स करिए। 7 क्वेश्चन मैंने पूछा है और बीच बीच में कुछ और पूछा है, उसको भी कमेंट करिए। मैंने पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन सा एक कैमरामैन था, यानी कि जर्नलिस्ट था जो गांधी जी के साथ रहता है, उसका नाम आपको बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।